हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अलैंगिक जनन पूरा हो गया था। हम बात कर रहे थे लैंगिक जनन की और हमने कहा कि भाई लैंगिक जनन प्रणाली क्यों आवश्यक है। तो लैंगिक जनन जो है वो एक सुदृढ़ प्रणाली है जो विविधताएं उत्पन्न करने में बहुत अच्छी प्रणाली है। और विविधता जो होती है वो किसी भी समष्टि को अपनी उत्तरजीविता बनाए रखने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। पर्यावरण में संतुलन करने में, संतुलन बिठाए रखने में, पर्यावरणीय परिस्थितियां बदलने पर भी उस समष्टि की उत्तरजीविता बनाए रखने में सहायक होती है। इसलिए क्या जरूरी है, लैंगिक जनन जो है वो अधिक अच्छी प्रणाली है। और हमने ये कहा कि जब लैंगिक जनन होता है तो डीएनए और गुणसूत्रों की क्या होती है, प्रतिकृति बनती है ना। तो जो आपका डीएनए है और जो गुणसूत्र है वो दोनों अगर बराबर बराबर जो नई कोशिका बनेगी उसमें जैसे डीएनए उसमें जितना था उतना ही नई में बन गया और गुणसूत्र उतने जितने उसमें थे उतने के उतने नई वाली में बन गए। और वो अगर जो जनन कोशिका में होके आगे जाएंगे तो नेक्स्ट वाली पीढ़ी में डीएनए और गुणसूत्र की संख्या डबल हो जाएगी, डीएनए की मात्रा डबल हो जाएगी, गुणसूत्र की संख्या दोगुनी हो जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए हमने एक उपाय निकाला कि ऐसे तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, डबल 4 गुने 10 गुने 20 गुने ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। तो फिर एक कोशिका में इतने, ये तो चक्कर पड़ जाएगा। इस चक्कर से बचने के लिए, इस समस्या को सुलझाने के लिए हमने एक चीज, एक उपाय निकाला। और वो क्या है, हमने नहीं निकाला, वो हमारे शरीर में ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन हम उसको समझने के लिए इसी बात कर रहे हैं। वो होता है अर्धसूत्री विभाजन। जिसमें क्या होगा, जब नई कोशिका बनेगी, जो नई कोशिका बनेगी उसमें डीएनए की मात्रा और गुणसूत्रों की संख्या आधी होके जाएगी। तो आदि माता से, आदि पिता से आके एक पूरी कोशिका नई बन जाएगी और उसमें पुनः डीएनए और गुणसूत्रों की संख्या जो है उसको पुनर्स्थापित कर दिया जाएगा और इस प्रकार से नई कोशिका बन जाएगी। जिसमें क्योंकि डीएनए की जो प्रतिकृति बनती है वो यथार्थ प्रणाली के रूप में नहीं बनती है, मतलब सेम टू सेम नहीं बनती, कुछ कुछ फर्क पड़ जाता है और उस फर्क को ही, वो जो फर्क होता है वही विविधता का क्या होता है, कारण होता है। यानी माता पिता जो होते हैं उनके बच्चे सेम टू सेम डिक्टो उनके समान नहीं होते, गुण बदल जाते हैं। हाँ, चेहरा देखने में कुछ एक जैसा होगा, चाल चलने में एक जैसे होंगे वो, है ना, लेकिन फर्क उत्पन्न हो जाता है उनमें। ठीक है, आगे बात करते हैं। इतनी बात अपन कर चुके थे, ये सारी बात इसमें अभी जो मैंने बताया ना वो सारा सारा यही था। ठीक है, हाँ, अब यहां से बात कर रही अपने को, यदि, नहीं, एक बार समझो इसको फिर लिखूंगा। एक बार समझ लो इसको। मेरा गला बहुत बहुत खराब हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरे को स्कूल भी नहीं जाना चाहिए। अरे दादा, यदि युग्मनज वृद्धि एवं परिवर्तन द्वारा नए जीवों में विकसित होता है तो इसमें ऊर्जा का भंडार भी पर्याप्त होना चाहिए। अति सरल संरचना वाले जीवों में प्राय दो जनन कोशिकाएं, युग्मकों की आकृति एवं आकार में विशेष अंतर नहीं होता है। मतलब जो सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें एक तो नर युग्मक और एक मादा युग्मक, इन दोनों युग्मकों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। लेकिन परंतु जैसे ही शारीरिक डिजाइन और अधिक जटिल जटिल होता जाता है, शारीरिक संरचना जो है वो जटिल होती जाती है, कठिन संरचना होती जाती है, तो जनन कोशिकाएं भी विशिष्ट हो जाती है और उनकी आकृति आकार भी बदल जाता है। जनन कोशिका, यहाँ पर क्या लिखा है, एक जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है और उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार होता है। और दूसरी हो जो होती है वो अपेक्षाकृत छोटी और अधिक गतिशील होती है। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर एक बात लिखनी, लिखो, नर युग्मक और मादा युग्मक नहीं लिखा ना कल, तो वो चीजें लिखनी है। अभी जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया वो हम पहले लिख चुके थे, अब हम आगे लिख रहे हैं। और मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि कल 12 मिनट का वीडियो बना था, तो उसको अपन वापस जोड़ तो सकेंगे नहीं, तो इसमें मैंने बोल दिया तो वो सारा मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें लिखेंगे, लिखो, लिखेंगे आपकी अधिक जटिल शारीरिक संरचना वाले जीवों में, अधिक जटिल शारीरिक संरचना वाले जीवों में जटिल शारीरिक संरचना वाले जीवों में
जीवों में जनन कोशिकाओं अधिक जटिल संरचना वाले शारीरिक संरचना वाले जीवों में जनन कोशिकाओं की आकृति और संरचना में लिख देना, आकृति और संरचना में भिन्नता होती है। भिन्नता होती है। ये जो हमने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा कि जो क्या लिखा आपने, एक लाइन लिखी भी कि कोशिकाएं जनन कोशिका है ना। तो जनन कोशिका क्या होती है? वे कोशिकाएं जो जनन में भाग लेती हैं, रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाली कोशिका को जनन कोशिकाएं कहते हैं। अगर वो नर से आती है तो वो नर जनन कोशिका होती है, वो मादा से आती है तो वो मादा जनन कोशिका होती है। और इन्हीं को कहते हैं युग्मक। जनन कोशिका को युग्मक भी कहा जाता है। नर से आता है तो नर युग्मक, मादा से आता है तो मादा युग्मक। सिंपल है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों की आकृतियों में क्या होगी? भिन्नता होगी। और नीचे लिखो आप कि इनमें जो जनन कोशिका जो जनन कोशिका जो जनन कोशिका छोटी एवं गतिशील होती है, छोटी एवं गतिशील होती है, उसे नर युग्मक या नर जनन कोशिका कहा जाता है। होती है, उसे नर युग्मक या नर जनन कोशिका कहा जाता है। हाँ, तो जो कोशिका गतिशील होगी और आकार में छोटी होगी वो नर जनन कोशिका या नर युग्मक कहलाएगी। उसके बाद आप लिखेंगे कि जो है ना, जो जनन कोशिका जो जनन कोशिका आकार में एवं बड़ी जो जनन कोशिका आकार में बड़ी तथा जिसमें भोजन का भंडार संचित होता है, जिसमें भोजन का भंडार संचित होता है, हम्म, उसे मादा युग्मक या मादा जनन कोशिका कहा जाता है। मादा युग्मक या मादा जनन कोशिका कहा जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक समझ में आने के बाद में अपन बात करते हैं आगे, और वो बात है किसकी? वो बात है किसकी? वो है आपकी पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, यानी फूल वाले पौधों में लैंगिक जनन। लिखो फटाक से, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। अब आप लिखेंगे कि क्योंकि ये हम बात अपन समझ चुके थे पहले ही, ये आपको एक पुष्प का क्या है, अनुदैर्ध्य काट दिखा रखा है, और इसमें मादा जनन भाग और नर जनन भाग दोनों बता रहे रखे हैं। इसको आप समझेंगे तो ये है एंजियोस्पर्म। कौन सा पौधा है, कौन सा फूल है? एंजियोस्पर्म, जिसमें आवर्त बीजी, जो बीज, जो फाड़ वाले बीज होते हैं, दाल जैसे होती है ना, उस प्रकार का, के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। जननांग कहाँ पे होते हैं? फूल के अंदर ही होते हैं। जननांग कहाँ पे होते हैं? फूल के अंदर। आप पुष्प के विभिन्न भागों के विषय में पहले पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके तो अभी पढ़ लेंगे। ठीक है, हमने पहले कुछ नहीं पढ़ा। बाह्य दल, दल पंखुड़ी, यानी दल जो पंखुड़ी होते हैं उसको बोलते हैं। पुंग केसर एवं स्त्री केसर, ये क्या है? पुष्प के भाग है। तो ऐसे लिखेंगे आप। लिखो, आवर्त बीजी, आवर्त बीजी बीजी
पौधों को एंजियोस्पर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म कहा जाता है, जो कि तुम्हारे नवीं कक्षा में पाठ काट दिया, पाठ को काट दिया, जो कि तुम्हारे अभी नहीं है, नवीं कक्षा में था लेकिन उसको काट दिया गया। ठीक है, सरकार नहीं चाहती कि तुम पढ़ जाओ, अब तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो पढ़ लो। सरकार कभी नहीं चाहती कि तुम पढ़ जाओ। पार्ट काट दिया, आपको पार्ट खत्म कर दो, इसको सिरे से उड़ा दिया, पार्ट उड़ा दिया। तुमने पढ़ा थोड़ी करने में। एंजियोस्पर्म क्या कहते हैं बताओ उसको? आवर्त बीजी पादपों को एंजियोस्पर्म कहते हैं। इन एंजियोस्पर्म, या फिर ऐसे लिख दो, इनके लिख दो डायरेक्ट ही, क्योंकि वो बात उसी की कर रहे हैं। इनके जननांग, इनके जननांग फूल में होते हैं। पुष्प में अवस्थित होते हैं, ये बात नहीं लिखा, फूल में होते हैं, उपस्थित होते हैं भी नहीं, होते हैं, फूल में से होते हैं, कहने का मतलब है ना। यहाँ पे लिखा है ना पुष्प में अवस्थित होते हैं, तो ये थोड़ा अब का पड़ेगा लैंग्वेज। वो दोनों डंडो मतलब कही है, फूल में होते हैं। ठीक है, फूल के अंदर दोनों भाग होते हैं, जननांग दोनों, नर और मादा भाग दोनों वहीं पे होते हैं। ठीक है, नर भाग जैसे नर भाग, नर भाग में आप लिखेंगे परागकोश, तंतु, ये पुंकेसर है ना, ये है ना, परागकोश और तंतु ये दोनों पुंकेसर में आते हैं, ये नर भाग है। और वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये मादा भाग है। हाँ, नर भाग, हाँ नर भाग जैसे परागकोश और तंतु ये दोनों पुंकेसर कहते हैं, दोनों को मिला क्या कहते हैं? पुंकेसर। उसके बाद में ये स्त्री केसर लिखा है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय मादा भाग। हाँ, ये पुंकेसर हो गया, मतलब नर भाग हो गया। उसके बाद में लिखेंगे मादा भाग जैसे वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये इन तीनों को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। मादा भाग पुंकेश्वर को नहीं, पुंकेसर, पुंकेश्वर की मादे जी थोड़ी भी गई है ना। दोनों को मिला के क्या कहेंगे बताओ? पुंकेसर, पुरुष भाग। पुंकेसर का मतलब पुरुष भाग, और स्त्री केसर मतलब स्त्री भाग। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय तीनों को मिला के स्त्री केसर कहेंगे, ध्यान रखनी बात। अब बात करते हैं आगे। अब हमने कहा कि फूल में क्या होते हैं? स्त्री केसर भी होते हैं, पुंकेसर भी होते हैं, लेकिन कभी कभी फूल में क्या नहीं होते हैं? दोनों में से कोई एक होता है, एक फूल पे दोनों में से कोई एक होता है, एक होता ही नहीं है। तब आप नीचे लिखेंगे, नवी लैंड में लिखोगे कि ऐसे पुष्प जिनमें, हाँ पुष्प की जगह फूल भी लिख सकते हैं ना, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन पुष्प थोड़ा अब को पढ़ाई हूँ शब्द बोलना मैं, फूल पके फटा पढ़ाई जापन है नहीं। तो ऐसे फूल या पुष्प जिनमें पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं, उन्हें उभय उभयलिंगी फूल या पुष्प कहा जाता है। उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है, उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। दोनों भाग अगर हैं एक ही फूल में है ना, दोनों भाग हैं तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। नवी लैंड में लिखो, ऐसे फूल जिनमें, ऐसे फूल जिनमें
ऐसे फूल जिनमें पुंग केसर या स्त्री केसर में से कोई एक भाग पाया जाता है, पुंग केसर या स्त्री केसर में से कोई एक भाग पाया जाता है, उन्हें उन्हें कोई एक भाग पाया जाता है, उन्हें उन्हें उन, एक भाग पाया जाता है, उन्हें एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। एक लिंगी पुष्प कहा जाता है, जैसे टपीटा, तरबूज, ककड़ी, ये क्या कह रहा था जो आपने पहले वो लिखा ना, उभयलिंगी, उभयलिंगी जिसमें कौन दोनों होंगे, पुंग केसर स्त्री केसर दोनों होंगे, उनको उभयलिंगी कहेंगे। तो उभयलिंगी में आपने उदाहरण नहीं लिखे हो तो लिख देना गुड़हल और सरसों, उसमें उदाहरण नहीं लिखे, गुड़हल सरसों, दोनों अपोजिट होते हैं मेरे भाई, उभयलिंगी में कह रहा हूं मैं, समझ समझ के समझ को समझो। बताओ, शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद कई बार। यहां तक की बात होने के बाद में प्यारे लाल लालियों आगे बात करते हैं। और देखो, हाँ हाँ, मर्दन में तिन्नान सासावे सावना मारो नहीं रेवा, बमरी भाई, मैंने बमरी भाई के, यहां तक की बात हमने कर ली। अब देखो, जो ये पुंग केसर होते हैं, ये पराग कण जो होते हैं, ये क्या करते हैं, मतलब करते नहीं है, ये पीले पीले होते हैं, चमकीले चमकीले होते हैं। कैसे होते हैं? पूछ के देखो, परागकण सामान्यतः जो होते हैं वो पीले पीले होते हैं। हाँ, तो आप लिख सकते हैं कि पुंग केसर यानी जो परागकण होते हैं वो पीले होते हैं, सामान्यतः पीले होते हैं। दूसरे, हाँ, पुंग केसर या परागकण, ऐसे लिखो परागकण, परागकण सामान्यतः पीले होते हैं। अब लिखने वाली बात तो हो गई खत्म, इतना हमने लिख लिया। अब आगे बात करते प्यारे लाल लालियों कि जो सुनो, एक तो है आपका नर भाग, दूसरा है मादा भाग, दोनों बातें समझ में आ गई। पराग कण जो है वो नर भाग अपना होता हो जाता है। उसमें आप देखो आगे कि पराग कण द्वारा उत्पादित नर युग्मक जो होता है उसको उसको अंडाशय की अंड कोशिका यानी मादा युग्मक तक जाना होता है। पराग कण से जो नर युग्मक बनता है उसको मादा कोशिका तक जाना होता है, ठीक है। और वो दोनों क्या करेंगे, जुड़ेंगे। वो क्या होंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जुड़ के, जुड़ने के बाद जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, युग्मनज। कल लिखा है जाइगोट, कल लिखा है मैंने युग्मनज, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा बालिका, जाइगोट, ठीक है। अंड कोशिका मादा युग्म से संलयित हो जाता है और जन कोशिकाओं के इस युग्मन अथवा निषेचन, इसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। निषेचन से युग्म नज बोले तो जाइगोट बनता है, जिसमें नए पौधे विकसित करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहां से परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय तक पहुंचता है, अंडकोश का संलयित होता है और इसमें ये होता है। फटाक से यहां से लिखो नीचे तक, मैंने जहां पे निशान लगा रखा है। इतना लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद ये तो हो गया, समझ में आ गई बात सारी सारी, ये सारी बात समझ में आ गई है।
तो वहां पर जाके सनलाइट होता है और उसमें नया बीज जो भी है बनना बन जाता है। फूल 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 के बाद में फल बनता है, फल में बीज भी हो सकता है, कभी कभी डायरेक्ट बीज भी बन जाए, वो अलग बात है। अब क्या है कि हमें ये तो परागकण जो है वो उससे अंडा नर युग्मक उत्पन्न होगा, उसको अंडाशय तक ले जाना है और वो हो जाएगा। लेकिन ले जाएंगे कैसे भाई? नर युग्मक को अंडाशय तक ले जाना तो है, वर्तिकाग्र तक तो ले जाना है, लेके कैसे जाएंगे? लेके जाने के अपने पास में तरीके होते हैं। क्या होते हैं? तरीके। तो अब क्या है, वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने के लिए हमें आवश्यकता होती है, और अपने को क्या करना होता है, इसके लिए दो तीन चीजें होती है, इसके दो तीन कारक जो है जिम्मेदार होते हैं। पराग जो कण होते हैं उनको वर्तिकाग्र तक ले जाने के लिए कौन कौन से? एक तो वायु, हवा के माध्यम से उड़ के, क्योंकि पूरी फसल एक साथ लगा रखी है तो वो इधर उधर उड़ के इधर उधर क्रॉस क्रॉस हो जाते हैं। और दूसरा, जो कीट पतंग होते हैं, वो भी इन पुंग केसरों को वर्तिकाग्र तक ले जाने का काम। तो जैसे मधुमक्खी का मक्खियां हो गई, मतलब मधुमक्खियां हो गई, या चिड़िया जैसे ऊपर आके वो चिड़ियाएं भी आती है, छोटी छोटी चिड़िया, क्या क्या बोलते हैं उनको? बटरफ्लाई। तो ये सारे जीव जो है वो क्या करते हैं, वो भी ये परागकण जो है मतलब पराग जो यहाँ पे जो कौन से नर भाग है ना, क्या बोलते हैं उनको? नरयुग्मक। उनको वर्तिकाग्र या अंडाशय तक पहुंचाने के बाद में जो उनका तो संलयन होता है ना, उस संलयन की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं युग्मनज बनना, यानी परागण। क्या कहते हैं? परागण। परागण, क नहीं बोलना बीच में। पराग कण अलग है, मैंने कल भी बताया था, और परागण। तो परागण की प्रक्रिया होगी, क्या होगी? परागण की प्रक्रिया होगी। परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, अंडकोश तक पहुंचेंगे, ये परागण है। पोलिनेशन बोलते हैं इसको, ठीक है? तो पोलिनेशन हो जाएगा। अब अगर एक ही पुष्प के नर युग्मक उसी पुष्प के मादा युग्मक तक पहुंच जाए, उसी पुष्प के दोनों उसी में है, उसी में पहुंच जाए, तो ये क्या है? स्वपरागण। और अगर इस पुष्प के नर युग्मक दूसरे पुष्प के साथ में जाकर वहां पर क्या होने, संलयित हो रहे हैं, पर परागण। क्या है? पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन। और ये है सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ और क्रॉस समझ में आ गया होगा, ठीक है? आगे इतना लिए नहीं रखा है। तो पहुंचाने के लिए अपन क्या करेंगे? स्थानांतरण वायु, जल, प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है, अभी बता दिया आपको। जल भी इसमें कारक हो सकता है। आगे बात करते हैं, इतना सा है, इतना सही है रे, है ना? आगे ये परागकणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र तक पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थानांतरित स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। इसके लिए परागकण रे परागकण से एक नलिका विकसित होती है, जो होती है वो अपने नलिका से अंदर चला जाएगा। सीधी सट बात है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। निषेचन के पश्चात, निषेचन का मतलब दोनों के मिलना, दोनों का मिलना निषेचन। युग्म के अनेक विभाजन होते हैं, बहुत सारे विभाजन होते जाते हैं। बीजांड में भ्रूण विकसित होता है, बीजांड के एक कठोर आवरण विकसित होता है, यह बीज में परिवर्तित हो जाता है, अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है, परिपक्व होकर फल बनता है। सिंपल बात है। इस अंतराल में बाह्यदल, पंखुड़ियां, पुंकेसर, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र प्राय मुरझाकर गिर जाते हैं। क्या आपने सभी मतलब क्या, और मतलब जो है फूल आवे, फूल पे पीला पीला कई समूह समूह आवे, जब जैसे उनका क्या होगा, परागण की प्रक्रिया हो जाएगी, निषेचन हो जाएगा, तो बाह्य दल, पंखुड़ियान भी सब खत्म हो जाएगी, खाली वो अंडकोश रह जाएगा। अंडकोश में धीरे धीरे फल विकसित हो जाएगा, उसके बाहर के सारे छिल के पड़ जाएंगे, समझ जाएगी नहीं बात? और इस प्रकार से नया फल और उसके अंदर बीज उत्पन्न हो जाएगा, उस बीज में वापस नया पौधा उत्पन्न करने की क्षमता होगी। सिंपल है कि नहीं? बात की बातें बाद में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों, बाय बाय।